हाँ। सर आपका वॉइस ऑफ हुई हुई है सर, आपका माइक ऑफ हुआ हुआ है। जी ये मेरे ख्याल से नेटवर्क इशू हो गया था। हेलो। जी सर। जी सर, आवाज़ आ रही नहीं एक्चुअली नेटवर्क इशू हो गया था, ये हमारा ये वाईफाई बंद हो गया था, तो मैंने अभी इसको मोबाइल से कनेक्ट किया है, तो फिर हम इसको देखते हैं। 1 मिनट है आ जाएगा। ओके जी, ये हमने यहाँ छोड़ा था इसको, बैलेंस्ड वर्सेस बायस ग्रोथ। तो बैलेंस ग्रोथ का मैंने आपको बताया था, ये आप लोगों ने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में तो लाजमी तौर पर इसको पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ बैलेंस ग्रोथ और व्हाट इज़ बायस ग्रोथ, के जिसके अंदर हम किसी एक सेक्टर को या तो ग्रो ज़्यादा उसके फेवर में जो है वो वहाँ से ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी डिवाइड आवर इकोनॉमी इन 3 मेजर सेक्टर्स, एंड फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर, अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड थर्ड वन इज़ एक मिनट, एंड थर्ड वन इज़ दी सर्विसेज सेक्टर। अब इसमें से ये है कि हम गवर्नमेंट जो है पॉलिसी अडॉप्ट कर रही होती है कि हमारे लिए कौन सा ज़्यादा सूट करता है, कि विच आर द सेक्टर वेयर वी कैन इम्प्रूव और वी कैन ग्रो मोर ईजिली दैन अदर सेक्टर्स। तो हमारे यहाँ जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं या पाकिस्तान के ओवर इकॉनमी की बात करते हैं, तो हमने हमेशा जो है जो टारगेट किया है ग्रोथ के लिए वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा नहीं किया है। ज़ाहिर है कि उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, वो आप लोगों ने यकीनी तौर पर डेवलपमेंट इकनॉमिक्स वगैरह में या इश्यूज़ इन पाकिस्तान इकॉनमी जो होगी उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कोई एक बता सकता है कि एक मेजर रीज़न क्या हो सकता है कि पाकिस्तान ने जो अब तक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो इम्प्लीमेंट की हैं या अडॉप्ट की हैं, उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ पे ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी है या ज़्यादा फोकस किया है? कैन एनीवन गिव द रीज़न? यस सर, क्या कहना है? जी जी बिल्कुल। सर बेसिकली जब पाकिस्तान बना तो बिल्कुल मतलब आफ्टर मतलब 1971 जब 2 टुकड़े हुआ तो उस वक्त ऑलमोस्ट बिल्कुल 1 या 2 इंडस्ट्रीज थी मतलब हमारे साथ। तो उसके बाद हुआ ये कि मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस थे ग्रोथ के, मतलब वो कि आप जैसे जब कहीं कुछ भी नहीं होता, मीन्स के कोई इंडस्ट्री नहीं होती, तो जहाँ भी आप इंडस्ट्री लगाएं तो उस वक्त ग्रोथ के जो है वो मतलब ग्रोथ के और प्रॉफिटेबिलिटी के, और फिर गवर्नमेंट जो है उसको फैसिलिटेट करती है। तो उसकी वजह से सर ज़्यादा फोकस जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। नहीं देखें, मतलब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी मौजूद है, एग्रीकल्चर सेक्टर भी मौजूद है और एक सर्विसेज सेक्टर भी मौजूद है। तो व्हाई डिड वी फोकस ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ? इसका Sir, मैं maybe it is the reason, there is a reason of we have plenty of raw material in our country, यस सर, सब फिनिश abundance गुड है। की तरफ। हाँ हाँ, तो हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर और सर्विसेज। वैल्यू और एडिशन यहाँ की तरफ। और सर लेबर भी यहाँ बहुत वो है, चीप है हाँ, ऑब्वियसली। 7 अब बिगेस्ट हाँ मेरा ख्याल है कि पॉपुलेशन है। ये आप जो है ना लेबर की तरफ आ गए। एक्चुअली ये है दरअसल, एक्चुअली जो लेबर जो है वो हमारी शुरू से सबसे ज़्यादा जो इंगेज रही है वो कहाँ पे रही है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे रही है। लेकिन इसके सही। बावजूद भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो ग्रो करता है उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से जो है क्या कहते हैं वो आगे नहीं जा सकता। आपकी एक पर्टिकुलर जो आपके पास लैंड एरिया है जो कल्टीवेशन हो रही है, आप उससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते हैं। और फिर प्लस ये है कि जो एग्रीकल्चर और जिस जिस तरह से आपकी आमदनी बढ़ रही होती है, मैं जैसे एक सिंपल एक आपको एक इंडिविजुअल जो है उसकी एग्जांपल अगर हम दी जाए कि अगर जब हमारी इनकम बढ़ती है तो प्रोपोर्शनेटली क्या होता है, हमारी जो इंडस्ट्रियल जो गुड्स है उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है या उसका एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो आपके फूड आइटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो है इनकम 50,000 रुपये और हम कहते हैं जनाब आपके 30,000 जो है उसके ऊपर से
फूड आइटम पे खर्च हो जाते हैं, बाकी दूसरी चीज़ों पे खर्च होते हैं, ठीक है ना। ये एक है जैसे कि 60-40 का रेशो हो गया। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो जाती है तो वो 30,000 रुपीज़ जो आप ग्रॉसरी पे खर्च कर रहे थे, आई थिंक कि वो 30 से ज़्यादा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 35 वर्सेस 65। तो इसका मतलब ये है कि ये जितना ज़्यादा हम ग्रो करेंगे वो बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, फिर इसकी खपत जो है नहीं हो सकेगी, और ये हमें जो है इसको एक्सपोर्ट पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। और एक्सपोर्ट की जो मार्केट है फूड आइटम्स की, वो बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, तो हम बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है कि आपकी ये सीजनैलिटी होती है इसके अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर, एक सीज़न बिल्कुल। है, दूसरे सीज़न में नहीं चलेगा। लेकिन ये चीज़ जब दूसरी तरफ हम आते हैं इंडस्ट्री की तरफ, तो इसमें ये चीज़ नहीं होती है, इसके अंदर सीजनैलिटी नहीं होती है। आपके पास एक जो पर्टिकुलर जगह है, आप उसके अंदर जो है पहले एक छोटा प्लांट लगाते हैं, बड़ा प्लांट लगाते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि एक छोटी जगह पर बहुत ज़्यादा लोग आप एम्प्लॉय कर सकते हैं, और फिर एक उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से हमने सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी थी वो किसके ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ दी थी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ जाएं तो फिर वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है वो उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो किसके ऊपर दी हुई थी, वो जाहिर है कि एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने ज़्यादा दी हुई थी कि नहीं जनाब, हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ज़्यादा करना है, लोग हमारे पास है नहीं, इतने कम लोग हैं, और इनको जो है हमारे पास लैंड एरिया जो है बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हमारे लिए फिजिबल जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा। तो एवरी नेशन और एवरी कंट्री डिसाइड्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबल रिसोर्सेज, ये होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक डेवलपिंग नेशन के हवाले से बेरोज़गारी यहाँ का बहुत बड़ा मसला है, तो बेरोज़गारी जो है शॉर्ट टर्म के अंदर सबसे पहले जो और तेज़ी से दूर की जा सकती है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू जो है वो की जा सकती है। बहरहाल जो भी है, अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर देख लेते हैं। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, एक एनालिसिस की, तो हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन होती है किसी भी कंट्री की, या जीडीपी जो है, उसको अगर हम माइक्रो लेवल के ऊपर देख रहे होते हैं तो वो एक पोटेंशियल प्रोडक्ट होता है, पोटेंशियल आउटपुट होता है, जिसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के थ्रू जो है वो ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, जिसमें आपको 3 जो है ये दिखाया हुआ, ए, बी एंड सी। ए जो है उसमें क्या है, देखें जनाब कि ये एक इनर कर्व है, जिसका जो इनर साइड है वो ब्लू कलर का है, कि ये हमारा मतलब ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पहले टर्म के अंदर ये है, उसके बाद फिर ग्रोथ हुई, और ये जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हो गया। ग्रोथ का तो मतलब यही होता है ना कि हम जो है ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बैलेंस ग्रोथ क्या होता है कि जनाब के जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उससे इक्वली जो है आप सबके ऊपर तवज्जो दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ ग्रो कर रही होती है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में दिया हुआ है वीट एंड क्लॉथ। तो ये एक समझे कि ये एक जिसको हम कहेंगे कि ये एक नोटेशन के तौर पर सिर्फ आप शो कि वीट, असल में वीट और क्लॉथ जो है ये ग्रो नहीं कर रहा है। हो क्या रहा है कि हमारे पास अ, हमने इक्वली जो है क्या कहते हैं कैपिटल दो को भी सेक्टर्स। इंक्रूज किया, और साथ साथ हमारा जो लेबर प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर भी इजाफा हुआ। तो अब यह है कि अब लेबर प्रोडक्टिविटी में इजाफा हो रहा है, तो लेबर अबंडेंस जो प्रोडक्ट है वो भी ज़्यादा कर रहा होगा। वीट हमारे यहाँ पर लेबर यहाँ पर कैपिटल अबंडेंस हम नहीं कह रहे, बल्कि हमको लैंड अबंडेंस के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास लैंड कल्टिवेटेड एरिया हमने जो है क्या कहते हैं उसी रेशो से बढ़ाया, जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन भी बढ़ गई। तो एक्चुअली जो आपके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो जो उसको जो चीज़ फेवर करती है इंडस्ट्री को, वही कर रहा होता है। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आपकी जो ग्रोथ होगी सबसे ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन में होगी। अगर आपके पास लेबर ज़्यादा है तो आप कोशिश करेंगे कि नहीं जनाब कि आपकी प्रोडक्शन, आप जो ग्रो करें, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो शिफ्ट हो, वो किस वजह से शिफ्ट हो, जो आपके पास फैक्टर्स और उन इंडस्ट्री जो उस फैक्टर इंटेंसिटी को फेवर करते हो। अब जैसे आपका जो बी है, बी के अंदर क्या हो रहा है कि वीट की प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, क्लॉथ की बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्लॉथ की ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है ना, जो बी आपका जो दिया हुआ है। इट मीन्स कि आप जो है किसके ऊपर टारगेट करना चाह रहे हैं, आप टारगेट कर रहे हैं लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को। और ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है क्लॉथ है इसके अंदर के, जहाँ पर लेबर की प्रोडक्शन जो है एज कंपेयर टू वीट, लेबर की प्रोडक्शन क्लॉथ में
ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है क्लॉथ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है एज़ कम्पेयर टू वीट। तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ एक्चुअली द बाइस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ बाइस्ड टुवर्ड द क्लॉथ प्रोडक्शन, नॉट टुवर्ड्स द वीट। और जो थर्ड है इसके अंदर आप देख लें क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो शिफ्ट हुआ है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है बाइस टुवर्ड वीट प्रोडक्शन, कि वीट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ी है और ये ज़्यादा हुई है। लेकिन देखें है इसके अंदर एक ही चीज़ कि देखें ये इसमें इस अजम्पशन के साथ हम चलें कि प्राइस चेंज नहीं होगी, या कंट्री इज़ अ स्मॉल कंट्री और उसके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की वजह से जो है वो इंटरनेशनल प्राइसेस चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो आपका जो रेशो होता है जिसको हम आपने पढ़ा होगा, एक बजट लाइन भी होती है जिसके ऊपर एक इंडेफिनिट कर्व कट कट कर रहा होता है, ये एक्चुअली प्राइस रेशोज को जो है वो जाहिर कर रहा होता है। तो इसमें आप देखिए कहीं पर भी प्राइस रेशो चेंज नहीं हो रहा है, इस अजम्पशन के साथ कि अगर प्राइस रेशो चेंज नहीं होगा और ग्रोथ तो होगी, और प्राइस रेशो चेंज ना होने की वजह से एक चीज़ और भी हो रही है, वो क्या हो रही है कि वो जो वेलफेयर का जो चेंज आ रहा है वो प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर भी सेम आ रहा है। ठीक है, कि ग्रोथ हुई। Why we call it biased growth or हाँ नहीं देखिए, balanced? बायस ग्रोथ में इस मतलब वजह से balanced हाँ, जी मतलब ये है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बढ़ा, इसके अंदर शिफ्ट हो गया या ग्रोथ हो गई। ठीक है, ए में देखें ठीक जितना वीट प्रोपोर्शनेट बढ़ा है उतना ही क्लॉथ भी बढ़ा है, तो ये बैलेंस ग्रोथ हो गया। इसलिए कि हमने कह दिया कि जनाब कि ये एक अलामती तौर पर है ना, क्लॉथ है और दूसरा वीट है, हमने कह दिया कि नहीं जनाब, वो इंडस्ट्रीज जो क्लॉथ जैसी हैं, फॉर क्लॉथ की तरह, मतलब ये है कि वो जो लेबर इंटेंसिव है, तो वो लेबर इंटेंसिव की चीज़ बढ़ेगी, वो ग्रो ज़्यादा करेगी। और इसी तरह से यहाँ लैंड इंटेंसिव है वीट जो है, तो हमने कह दिया कि ये भी जो है उसी प्रोपोर्शनेट रेशियो से बढ़ रहा होगा। अनबैलेंस्ड ग्रोथ या बायस्ड ग्रोथ में क्या है कि देखिए जो आपका बी जो है ये लिखा हुआ है, ग्रोथ बायस्ड टुवर्ड्स क्लॉथ प्रोडक्शन, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप देखिए क्लॉथ की प्रोडक्शन प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा हुई है और वीट की जो बढ़ी है वो कम बढ़ी है। ठीक है, तो ये भी अनबैलेंस या बायस्ड ग्रोथ हो गया। बिल्कुल इसी तरह से ये जो है यहाँ पर देखिए क्लॉथ की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ी है प्रोपोर्शनेटली एज कम्पेयर टू वीट प्रोडक्शन। वीट की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा जो है उसने ग्रो किया है, तो दैट्स वाई इसका मतलब ये है कि जनाब कि ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ है या बायस्ड ग्रोथ है। ग्रोथ इज ग्रोथ, देखें एक टारगेट होता है हर इकॉनमी का कि नहीं जनाब उनकी इकॉनमी को ग्रो करना है। ठीक है, तो वो ग्रो करना है, ग्रोथ यहाँ पर यकीनन हो रही है, लेकिन किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? सही है ना? तो आप इसमें देख लीजिए जो ए है, इस कंट्रीब्यूशन में, ग्रोथ कंट्रीब्यूशन में सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल है, बैलेंस है। और यहाँ पर जो है इस ग्रोथ के अंदर क्लॉथ का कंट्रीब्यूशन जो है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वीट। और ये जो सी पैनल जो बना हुआ है इसके अंदर वीट का कंट्रीब्यूशन जो है इज मोर देन दी कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉथ। ठीक है ना, ग्रोथ बहरहाल हुई है इसके अंदर। ठीक है ये। ठीक और मैंने कहा कि जनाब ठीक थैंक इस हाँ, किसी का कोई सवाल है? सर ये जो शिफ्ट हुआ है आपका पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हाँ इसके हाँ, रीजन क्या हो सकते हैं? मतलब ग्रोथ के अगर हम बैक साइड पे देखें, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है या मतलब लेबर की देखिए बहुत प्रोडक्टिविटी सारी इंक्रीज हुई वजूहत हो है? सकती हैं। देखिए इसका बहुत सारी वजूहत हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने कह दिया कि नहीं जनाब गवर्नमेंट ने जो है इंसेंटिव्स लोगों को दिए हैं। ठीक है ना, कि जनाब टैक्स हम किसी से वसूल नहीं करेंगे जो इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। ठीक है, या फिर हमने जो है ये कर दिया उसके ऊपर कि टेक्नोलॉजी जो है आप नई यूज़ कर सकते हैं। लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की, प्रोडक्टिविटी जो है लेबर की या जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी भी किसी वजह से जो है इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, बिजनेस ज़्यादा बढ़ा है तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ी है। तो ये इस वजह से जो है होता है, क्योंकि देखें ना जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है कि जनाब हमारा ये टारगेट है और हम इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए फिर वो इंसेंटिव जो है क्या कहते हैं अनाउंस करती है कि हम ये इंसेंटिव लोगों को देंगे। तो ये आप समझ लें कि कुछ ये सपोज कर लें कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी और द मेजर्स विच प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी के जितने भी आपके सेक्टर्स हो सकते हैं। अभी हम इस वक्त हम अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे वीट है, ये लेबर
ये क्लॉथ जो है लेबर इंटेंसिव है, और ये जो है लैंड इंटेंसिव है वीट। हम उसको कैपिटल इंटेंसिव जो है वो नहीं कह रहे, क्योंकि हमने इस पूरी एग्जाम्पल के अंदर जो अभी इसने पिछले जो 6 चैप्टर हमने पढ़े उसके अंदर इसको लैंड इंटेंसिव कहा है, इसको कैपिटल इंटेंसिव नहीं कहा है। चले हम तसव्वुर कर लेते हैं कि वीट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। तो अब उसके अंदर ये कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, ठीक है ना। हमारे यहाँ ज़्यादातर यही होता है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहती है, उसको ज़्यादा ग्रो करना चाहती है, और उसमें से भी ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो दी जाती है जो कि लेबर इंटेंसिव हो। और तकरीबन दुनिया में जितने भी गरीब ममालिक हैं वो सारे के सारे लेबर इंटेंसिव जो है उसकी टेक्निक पे ही उसी के ऊपर जो है फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है इन बैलेंस ग्रोथ द कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबल शिफ्ट आउट प्रोपोर्शनलिटी। ये मैंने बता दिया आपको कि बस उसी को उन्होंने यहाँ पर ये स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। बायस ग्रोथ में एक्सपेंशन फेवर्स प्रोपोर्शनलिटी मोर ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट्स सो दैट द पीपीसी विल स्क्यू टुवर्ड द फास्टर ग्रोइंग प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब इसके बाद एक चीज़ आ जाती है, ये रिबेंस्किस थ्योरम जो है वो कहला रहा होता है। इसमें क्या है, देखिए इसमें ये जो हमने इससे पहले जो पढ़ा है इसके अंदर, इन सब के अंदर क्या हो रहा है कि अज्यूम यही किया जा रहा है कि ये आपका जो है प्राइस जो है प्रोपोर्शनेट ही रहते हैं, और जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन ओवरऑल या तो बढ़ रही होती है, कम नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ क्लॉथ की बढ़ गई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसकी वजह से ये S3 पे हम आ गए। S3 पे क्या हो रही है कि पहले भी S1 पे 80 प्रोडक्शन थी और अभी भी 80 प्रोडक्शन ही है वीट की। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनाब क्लॉथ की प्रोडक्शन पहले कितनी थी, 20 थी, और अभी भी 20 है। यही हो रहा है ना उसके ऊपर। क्लॉथ की प्रोडक्शन जो है पहले S1 प्रोडक्शन जो है पास प्रोडक्शन पॉइंट था, और इस वक्त S1 प्रोडक्शन पॉइंट है कि जिसके अंदर सिर्फ एक सेक्टर की प्रोडक्शन जो है बढ़ी है, दूसरे की प्रोडक्शन जो है कांस्टेंट रही है। ये चीज़ यहाँ पर भी रही है। रिबेस्किस थ्योरम कुछ और कहता है। ठीक है, रिबेस्किस थ्योरम ये कहता है कि जनाब मैं डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, कि ये in two goods world, assuming that product prices are constant, growth in the country's endowment of one factor production with the other factors unchanged has two result। एक तो पहला वाला जो हमने कहा था, जो हमने देखा, an increase in the output of the good that uses growing factor intensity। जैसे हमने कहा था ना उसके ऊपर कि जो सी पैनल जैसे उसके ऊपर था कि जो उसका जो बाइस टुवर्ड्स वीट प्रोडक्शन था, लेकिन तो सारी की सारी जो बढ़ी थी प्रोडक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ किससे बढ़ी थी, वीट के अंडर बढ़ी थी, और इसमें नहीं बढ़ी थी क्लॉथ की प्रोडक्शन में। ठीक है, ये वाला। दूसरा क्या है उसका रिजल्ट, जैसे ये था कि एक बढ़ेगा दूसरा नहीं बढ़ेगा। और डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ अदर गुड्स। दूसरा क्या हो सकता है इसके ऊपर कि जनाब बैलेंस ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन वो एक की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और दूसरे की जो है बिल्कुल कम हो गई है। ये जैसे इसके अंदर है कि हमने कहा कि जनाब पहले प्रोडक्शन ये था S1, जिसके अंदर 80 प्रोडक्शन किसकी थी, वीट की थी। ठीक है, और क्लॉथ की 20 थी। अब ये प्रोडक्शन कुछ इस तरह से बढ़ी है, इस तरह से जो है आपका ग्रोथ हुई है कि क्लॉथ की प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन वीट की प्रोडक्शन जो 80 होती थी पहले, उससे वो कम हो गई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है इतनी ज़्यादा बाइजनेस हुई है कि जनाब इसकी वजह से ये कम भी हो जाती है। इसके दो इफेक्ट होते हैं। अनबैलेंस ग्रोथ के अंदर जो है कोई एक आध सेक्टर ऐसा होता है जिसके ऊपर जो आपका अबंडेंस नहीं होता है, और जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन या तो कांस्टेंट रहती है या फिर वो कम हो जाती है। ठीक है, और ग्रोइंग फैक्टर जो होता है वो तो दोनों सूरतों के अंदर बढ़ रहा होता है। तो इसको जो है ये रिबेंस्किस ने, क्योंकि ये एक किया था, उसने जो है कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो की थी डिफरेंट इकोनॉमीज के अंदर, तो ये चीज़ देखी गई थी कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो मुल्क ग्रो तो कर रहा होता है, उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही होती है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं कि जो कि नेगेटिव की तरफ जो है वो जा रहे होते हैं, उनकी प्रोडक्शन बजाय बढ़ने के वो कम होती चली जाती है। तो ये है उसके ऊपर।
इसमें देखें बहुत सारे, अब जब हम ये ट्रेड एंड ग्रोथ की बात करते हैं तो उसके अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उसके ऊपर। एक रिबेंस्किस थ्योरम का एक आ गया है जो कि मुझे नहीं पता पाकिस्तान के हवाले से या किसी दूसरे मुल्क के हवाले से लोगों ने इसको किया है कि नहीं किया है। बिल्कुल इसी तरह से एक और चीज़ भी है, ये आप लोग पढ़ेंगे इसके अंदर एक बॉक्स है जिसको कहा जाता है डच डिजीज़। ठीक है, वो भी कुछ इसी से रिलेटेड है। ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ कि ज़रा इसको पढ़ें कि डच डिजीज़ से जो है वो क्या मतलब है। ये जब हम आप इसका जो लिटरेचर अगर हम देखेंगे, मतलब एम्पिरिकल स्टडीज़ का, ये एम्पिरिकल लिटरेचर अगर हम इसको स्टडी करेंगे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के या इंटरनेशनल ट्रेड के जर्नल्स के अंदर, तो ये डच डिजीज़ का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है। ठीक है, कि वो एक सेक्टर बढ़ने के बावजूद जो है आपका ओवरऑल जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही होती, बल्कि नेगेटिव ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। तो जैसे इसके अंदर है कि आपकी इकॉनमी तो ग्रो कर रही है, लेकिन पता लग रहा है कि जनाब कि एक जो सेक्टर है वो नेगेटिव ग्रोथ की तरफ जो है ये जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट ये सबसे पहले रेबेंस्किस ने किया था, तो इस वजह से हम इसको रेबेंस्किस थ्योरम कहते हैं। अच्छा जी, चेंजेस इन द कंट्रीज विलिंगनेस टू ट्रेड। देखिए, जब आपकी ग्रो अगर कोई कंट्री करता है तो हम यहाँ पर 2 अजम्पशन लेके चलते हैं इसके ऊपर कि फर्स्ट वन इज वेदर अ कंट्री वांट टू इंक्रीज इट्स ट्रेड या वांट टू डिक्रीज द ट्रेड। ठीक है ना, 2 इसके हो सकते हैं। होता क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं या स्मॉल कंट्रीज जिसको हम कहते हैं, जैसे लाइक पाकिस्तान है या दूसरे लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि नहीं जनाब कि आप जो है इसका ट्रेड जो है वो बढ़े। जैसे जैसे ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों चीज़ें बढ़नी चाहिए, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ डिपेंड कर रही होती है उसके ऊपर कर रही होती है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं, जो लार्ज कंट्रीज़ होते हैं, वो अपने एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को जो है वो इतना नहीं बढ़ाना चाह रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे पीक पॉइंट के ऊपर होते हैं कि उनकी विलिंगनेस टू ट्रेड जो है वो ज़रा कुछ कम हो जाती है। तो ये दो एक जो है क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है, इसको हम जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये इफेक्ट ऑन द कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं कि जनाब के कोई मुल्क है अगर ये इंपोर्ट या एक्सपोर्ट क्यों ज़्यादा करना चाह रहा है या क्यों कम करना चाह रहा है, एक्चुअली होता यह है कि एक चीज़ है जिसको कहा जाता है टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है सिंपल सा एक इंडेक्स होता है, यानी कि यूनिट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइड बाय यूनिट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड जितना ज़्यादा इम्प्रूव होगा तो इसका मतलब यह है कि आपकी यूनिट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। मतलब ये है कि अगर किसी की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, यूनिट प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके ज़रिए से अर्निंग भी आपकी बढ़ रही है। तो अगर किसी का टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर बेहतर होता जा रहा है तो इट मीन्स कि जनाब आपकी एक्सपोर्ट के थ्रू अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। और अगर कोई डिटोरिएट हो रहा है, कम होता जा रहा है पहले के मुकाबले में, तो इट मीन्स कि जनाब आप जो है वो इम्पोर्ट ज़्यादा वैल्यू के ऊपर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, या अर्निंग थ्रू एक्सपोर्ट कम है एज़ कम्पेयर टू आपका जो एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट है वो ज़्यादा हो रहा है। तो एक्चुअली इसमें हम दो इफेक्ट को लेके जो है इसका एनालिसिस पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। स्मॉल कंट्री के, सिर्फ द कंट्री इज स्मॉल, स्मॉल कंट्री का मतलब ये है कि वो प्राइस टेकर है, उसकी इंपोर्ट या उसकी एक्सपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल प्राइस जो है वो रेशो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं कि जनाब कि वो इंटरनेशनली टर्म्स ऑफ ट्रेड के ऊपर जो है कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता एक स्मॉल कंट्री। लेकिन लार्ज कंट्री का मसला जो है वो दूसरा होता है कि वो जनाब अगर कोई लार्ज कंट्री है, अगर उसकी इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी तो भी जो है इंटरनेशनली प्राइस के अंदर जो है वो फ्लक्चुएशन आ सकती है। एंड सिमिलरली कि अगर वो एक्सपोर्ट को कम कर दे तो उसकी वजह से भी आ सकती है। जैसे मैं ये कह दूं कि जनाब कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे अभी जो रिसेंटली जो आपका 2008 के बाद से एक रिसेशन आया था। रिसेशन तो मेनली कहाँ पर आया था, वो अमेरिका में आया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो सारा का सारा डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर भी आ गया। जब डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर आया तो उसकी वजह से इनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी फ़र्क पड़ा, और उसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो किसी का डिटोरिएट हुआ और किसी का ज़्यादा बेहतर हुआ। यानी कि वो लार्ज कंट्रीज़ हम उनको कहेंगे कि उनके जो है इकॉनमी को बैक पे जाने की वजह से ये इसका इम्पैक्ट जो है सारे पड़। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान या किसी और गरीब मुल्कों के अंदर कोई अगर आएगा तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क
नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी। ग्रोथ बायस टुवर्ड रिप्लेसिंग इम्पोर्ट्स इन लार्ज कंट्रीज, इसका एक इम्पैक्ट है कि जनाब कि अगर रिडक्शन ऑफ लार्ज कंट्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट, अगर जो लार्ज कंट्री है उसकी इम्पोर्ट डिमांड अगर कम हो गई है तो इसका सीधा सा क्या मतलब है कि डिमांड कम होने की वजह से क्या होता है, उसकी प्राइस भी कम हो जाती है, और जब उसकी प्राइस कम हो गई तो उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड बेहतर हो गया, इसलिए कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइस डिवाइड बाय इंपोर्ट प्राइस, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड है। अगर एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो कांस्टेंट है लेकिन इंपोर्ट प्राइस गिर गई है तो जाहिर है उसके गिरने की वजह से क्या होगा, ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई चीज़ अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू जो है वो उस चीज़ की गिर जाएगी, और सिमिलरली जो है वो दूसरी तरफ और भी होगा। अच्छा, अब जैसे इसके ऊपर द कंट्रीज गेन फ्रॉम ग्रोथ फॉर टू रीजन, प्रोडक्ट बेनिफिट फ्रॉम ग्रोथ शिफ्ट टू द प्रोडक्ट आउट, बेटर प्राइस फॉर एक्सपोर्ट्स रिलेटेड टू द प्राइस पेड ऑफ इंपोर्ट्स। ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया कि जनाब वो एक्सपोर्ट वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का तो बढ़ेगा उसकी वजह से अगर ग्रोथ हो रही है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा किस वक्त होगा, जब आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो बेहतर हो रहा होगा। तो अब यही है इसके ऊपर कि बेटर प्राइस फॉर एक्सपोर्ट्स रिलेटिव टू द प्राइस पेड फॉर इंपोर्ट्स, ये है जनाब इसके ऊपर। ये एक थोड़ा सा आप देख लें इसके ऊपर कि जैसे फॉर एग्जांपल कि जनाब कि ये कंट्री है ये वीट एक्सपोर्ट करती है और क्लॉथ जो है वो इंपोर्ट करती है। तो अभी हम क्लॉथ की प्राइस की जैसे बात कर लेते हैं कि सबसे पहली कंडीशन ये थी जहाँ पर ये है S1, और दूसरी कंडीशन ये है कि जनाब इस पे जो इसका कंजम्पशन पॉइंट है वो C1 है, यानी कि ये तकरीबन 40 जो है ये इसकी इंपोर्ट है। पहले 20 प्रोडक्शन थी और 60 जो है इसकी इंपोर्ट थी, और प्राइस रेशोज कुछ इस तरह से है कि 1:1, यानी कि ये आपकी 80 प्रोडक्शन थी और 40 ये थी, तो 40 डिवाइड बाई 40 तो जाहिर बात है ये 1 आ गया इसके ऊपर। तो उसकी जो प्राइस थी, प्राइस ऑफ वीट इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ, वो ये है इसके ऊपर। अच्छा, ये मैं दोबारा हो रहा हूँ इसके ऊपर, ये सिर्फ 1 मिनट रह गया ये, तो बीच में होना नहीं चाहिए।